चलो भाई, तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का अपना लास्ट लेक्चर देख रहे हैं थ्योरी का। ठीक है, शायद ये छठा लेक्चर है ना? 5 आ गए ना अब तक, तो ये शायद छठा लेक्चर है हमारा। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी और अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। समझ में आ रही बात? ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा टॉपिक है। उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सर कोलिजन थ्योरी क्या होती है। तो कोलिजन थ्योरी बेस्ड होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या है? वो थ्योरी जो गैसेस के पार्टिकल के या गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मूवमेंट से रिलेटेड होती है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है। इसमें कहा जाता है कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, तो वहां पर कोलिजन जो है दो मॉलिक्यूल के बीच में वो भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? अगर तुम्हारे याद हो तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिएक्शन होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो रहे हैं। कोलिजन करने के बाद में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। समझ में आ रही बात? तो जितना ज्यादा तुम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा रिएक्टेंट के पार्टिकल के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। और जितना ही ज्यादा कोलिजन होगा, उतनी ही फास्ट क्या देखने मिलेगी, हमें रिएक्शन देखने मिलती है। समझ में आ रही बात? अगर मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूं तो मॉलिक्यूल हार्ड होते हैं और स्फेरिकल होते हैं, और मॉलिक्यूल का कोलिजन बढ़ने से ही रिएक्शन क्या होती है भाई, प्रोसीड आउट होती है। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा, ये था हमारा कोलिजन थ्योरी। आई थिंक नॉइज कैंसिलेशन ऑन नहीं किया मैंने। 1 2 3 अब हो गया ना? ठीक है भाई। चलिए, अब चलते हैं हम आगे की तरफ को। कोलिजन थ्योरी में अभी क्या है, अब ध्यान दीजिएगा भाई। जितने भी सभी कोलिजन है, वे सभी कोलिजन आपके क्या नहीं कराते हैं, वे सभी कोलिजन से आपके प्रोडक्ट नहीं बनता है। केवल और केवल जो काम के कोलिजन है, जो इफेक्टिव कोलिजन है, प्रोडक्ट केवल उन्हीं से बनता है। एग्जांपल समझिएगा भाई, नीट के पेपर में कितने बच्चे बैठे, मान लो 25 लाख। क्या 25 लाख के 25 लाख का सिलेक्शन होना है? नहीं, सिलेक्शन केवल कितनों का होगा? सिलेक्शन केवल उतने बच्चों का होगा जितनी सीटें हैं और जो उतने बच्चे मेहनत करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो सभी बच्चे जो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या वो सभी बच्चे सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के? नहीं, केवल उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस होते हैं। आ रही बात समझ में? तो यही सेम कहानी यहाँ है। ऑल कोलिजन, जितने भी कोलिजन होते हैं ना, वो प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं। केवल और केवल जो हमारा इफेक्टिव कोलिजन होगा, वही प्रोडक्ट को क्या बनाएगा भैया, वही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला है। समझ में आ रही बात? द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। और ये भी क्या है कि जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन का नंबर होगा, वो टोटल कोलिजन से कम होगा। भाई, जितने बच्चे एमबीबीएस में सिलेक्शन होगा, उनका नंबर टोटल बच्चे जो नीट में बैठेंगे उससे तो कम ही रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। तो वही सेम कहानी क्या है यहाँ पर मौजूद है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अरे बोलो भाई, ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा, वे मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं भैया, एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? वे मॉलिक्यूल क्या है भैया, जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं। और उन एक्टिव मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो लेस देन या ग्रेटर होती है किसके मुकाबले में, थ्रेशोल्ड एनर्जी के मुकाबले में होती है। समझ में आ रही बात? अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहाँ पर हम सारी बात करेंगे। अभी हम और चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो कोलिजन हमारे कितने तरह के हैं जी? 2 तरह का। एक हो गया प्रॉपर, एक हो गया इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, केवल और केवल प्रॉपर कोलिजन से ही क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है। और प्रॉपर कोलिजन या इफेक्टिव कोलिजन का जो नंबर होता है, वो टोटल कोलिजन से कम देखने मिलता है। ये फंडा अभी तक आपको क्या रखना है, याद रखना है। बाकी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अब कॉन्सेप्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी का। वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल को एक्टिव करने में यूज होती है। समझ में आ रही बात? क्योंकि मॉलिक्यूल को एक्टिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो वो एनर्जी जिससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या वो एनर्जी का बैरियर जिसको रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्रॉस करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। ठीक है, तो कहा भी गया है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय मॉलिक्यूल को जो कम से कम एनर्जी चाहिए टू टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं भैया,
एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब याद करो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिवेशन एनर्जी, सारा का सारा खेल ऑलरेडी वहां पर पढ़ा चुका हूं, तो ये मान के चलिएगा कि अब आपके लिए रिपीट हो रहा है यहाँ पर। समझ में आ रही बात? चलिए, किसी कंपाउंड की जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी कंपाउंड की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, उस रिएक्टेंट का जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कॉलिजन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। समझ में नहीं आया ना पॉइंट? मैं समझा देता हूं कैसे आया। भाई एक बात बताओ, अभी अभी ध्यान से सुनिएगा, मान लो आपने नीट का पेपर दिया, ध्यान सुनिएगा, मान लो आपने नीट का पेपर दिया, और नीट का पेपर कितने नंबर का है, 720 का। मान लो मैंने क्या रख दी, कट ऑफ रख दी 700, कितने की रख दी, 700 की कट ऑफ रख दी। तो 25 लाख बच्चे यहां पर बैठेंगे, आ रही बात समझ में? तो कुछ बच्चे ही ऐसे होंगे जो कि क्या कर पाएंगे, 700 का नंबर क्रॉस कर पाएंगे, हाँ या ना? अब मैंने कट ऑफ को क्या कर दिया, थोड़ा लोअर साइड रख दिया। अब मैंने क्या रख दिया, कट ऑफ रख दी 250, कितनी रख दी, 250। तो अब मैक्सिमम बच्चे, काफी सारे बच्चे क्या है, इस कट ऑफ को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो यही तो सेम कहानी यहां है कि जितनी कम कट ऑफ होगी, कट ऑफ होने वाले बच्चे उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। यही तो कहा जा रहा कि जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, उतना ही ज्यादा लार्ज कोलिजन देखने मिलेगा, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। और ये ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फास्टर केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फंडा याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट यहां पर हमको ऑब्जर्व होती हुई नजर आएगी। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ये दो तरह का रिएक्शन आपको दिखाई पड़ रही है, एक है आपकी एक्सोथर्मिक, एक है आपकी एंडोथर्मिक। ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है कि कैसे इस ग्राफ को हमें स्टडी करना है, ठीक है। ये एनर्जी किसकी है भैया, ये एनर्जी हो गई हमारी रिएक्टेंट की। अरे हो गई कि नहीं होगी? ये एनर्जी किसकी हो गई, ये एनर्जी हो गई हमारे प्रोडक्ट की। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज्यादा है किसके मुकाबले में, प्रोडक्ट की एनर्जी के मुकाबले में। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अगर मैं यहां से डेल्टा ई की वैल्यू निकालता हूं तो ई प्रोडक्ट माइनस क्या आएगा, ई रिएक्टेंट आएगा, या डेल्टा एच की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या आएगा, एच प्रोडक्ट माइनस क्या आएगा, एच ऑफ रिएक्टेंट आएगा। अच्छा बताओ मुझे, प्रोडक्ट ज्यादा है कि कम है, कम है, तो कम वाला हमने क्या रखा, पहले रखा, ज्यादा वाला बाद में रखा, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? दैट मींस कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनिएगा भाई, टोटल मेरी बात बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये एनर्जी किसकी है भैया, रिएक्टेंट की है, हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी रिएक्टेंट की है। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये अपनी एनर्जी बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, एक लेवल पर जाकर मैक्सिमम बढ़ा लेगा, नहीं बढ़ा लेगा, बढ़ा लेगा। तो यहां से यहां तक जितनी एनर्जी इसके पास है, वहां से यहां तक, यानी कि इतनी एनर्जी इसको अपनी और बढ़ानी पड़ेगी। दैट मींस कि इतनी एनर्जी और चाहिए इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, अपने आप को प्रोडक्ट करने के लिए, और यही एनर्जी हमें क्या कहलाई जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। समझ में आ रही बात आपको? वही अपोजिट वे में ये आ जाता है आपका, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, यहाँ पर कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव निकल करके आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर एनर्जी दोगे 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 तो ये बढ़ेगी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी। यानी इतना एनर्जी का बैरियर इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्रॉस करना ही पड़ेगा, किसके लिए भैया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। समझ में आ रही बात? अब अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ को जा रहे हैं तब एक्टिवेशन एनर्जी काउंट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ को जा रहे हैं तब एक्टिवेशन एनर्जी काउंट करेंगे, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाई जाएगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ को आ रहे हैं तब एक्टिवेशन एनर्जी को देखेंगे, उस टाइम पर इसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? और इसके लिए एक चीज आपको, एक फॉर्मूला आपको यहां पर बनता हुआ नजर आएगा, वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप ये देखिएगा। तो जो बेटा हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी किसके मुकाबले में, प्रोडक्ट के मुकाबले में, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात? भाई प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई ना, देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये क्या है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है ना, आई बात समझ? और ये किसकी है भैया, ये एब्जॉर्ब एनर्जी। अब ध्यान, ये एनर्जी रिलीज है भाई, ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। प्रोडक्ट की कम कब हुई होगी, जब
इसने एनर्जी को रिलीज किया होगा, यही मतलब है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो इसकी ज्यादा कब आई होगी, जब तुमने इसे क्या दी होगी, एनर्जी दी होगी। तो ये आपका कैसा प्रोसेस हो गया, ये आपका एंडोथर्मिक हो गया। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, आपकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर रिलीज होती हुई नजर आएगी, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहने वाली है, लो रहने वाली है। लो एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑपरेट होती है। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है भाई, किस पर होगी, लो पर। जहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो बहुत थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट होता हुआ नजर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो फेवरेबल होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात चल रही, कहां पर होगी, लो टेम्परेचर पर, वो क्या होगी, बेसिकली फेवरेबल होती है। आप यूजुअली देखिएगा जितनी भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जितनी भी आपके हीट निकलने वाली रिएक्शन है बेटा, वो सब की सब केमिकल रिएक्शन यूजुअली कहां होती है, लो टेम्परेचर। पानी में चूना कली मिला देते हैं, चूना मिला देते हैं, तो क्या पानी को गरम वरम करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। मिलाते हैं, एकदम रिएक्शन होती है ना, बहुत तेज गर्म हो जाता है वो कंटेनर, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो लो टेम्परेचर पर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, फेवरेबल होती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब वही तो बोला, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट के मुकाबले में, तो डेल्टा एच की वैल्यू एचपी माइनस एच आर, डेल्टा ई की वैल्यू ईपी माइनस ए आर निकाला जाएगा, ठीक है। और अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू निकालते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें से बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये की पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक बिल्कुल उल्टा है कहानी, अरे है नहीं है। एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसे बनता है, एंडोथर्मिक का ग्राफ ऐसे बनेगा कि ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी, ये इस तरह से आपकी क्या हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। अरे हो गई कि नहीं होगी, तो इसकी ये एनर्जी कौन सी हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी एनर्जी कौन सी होगी भैया, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी से यहाँ पर रिलीज का मतलब सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। दिख रहा तुम्हें बैरियर, दिख रहा नहीं दिख रहा, जबकि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का क्या था, कम था। तो एक्टिवेशन की क्या होगी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक की ज्यादा होगी। ये रिएक्शन स्लो होगी, लो पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट का, यानी कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से क्या है भैया, कम होती है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी को फेवरेबल करती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन यूजुअली वेरी हाई टेम्परेचर पर आपको होती हुई नजर आएगी, जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और यहां पर भी डेल्टा एच को निकालने का तरीका एक्टिवेशन एनर्जी के रेस्पेक्टिव ईएफ माइनस ईबी के थ्रू होता हुआ नजर आएगा। बोलो भाई, यहां तक समझ में आएगी नहीं आ रही बात। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो होती है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपके बिल्कुल नीचे से मिला करके, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, सॉरी मैं आपको मिला देता हूं, वो देखिएगा भाई। ये आपका एक रिएक्शन है, आपको देखकर बतानी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ये आ गई आपकी, ये ई आर हो गया, और ये क्या हो गया, ईपी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा कब आई होगी, जब तुमने इसे एनर्जी दी होगी। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, एंडोथर्मिक। यहां से इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की मौजूद है, तो ये रिएक्टेंट की क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। लेकिन एनर्जी का लेवल तो यहां से शुरू है, तो इस नीचे से लेकर के पूरा इन दोनों को मिला करके, यानी कि यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानेंगे। और ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाया जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने का तरीका एक और है, वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से, यानी कि पूरी एनर्जी में से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो आपका काम यहां पर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब चलेगा, अब कुछ क्वेश्चन है आपके सामने के N2 + 3s2 gives us 2NH3 + 22 किलो कैलोरी। प्लस 22 का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस 22 का मतलब है कि इतनी हमें निकली है, इतनी एनर्जी भी हमें मिली है। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 22 किलो कैलोरी हो गई, ठीक है। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर NH3 से इतने में। देखो हम NH3 से इधर जा रहे हैं, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, उल्टी हो रही नहीं हो रही। तो यानी कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ईबी के बारे में बात कर रहे हैं। गिवन एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी है, वो 70 किलो कैलोरी पर मोल की है। भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है हमारा, ईएफ माइनस ईबी हो गया कि नहीं हो गया। क्या निकालना तुम्हें, बैकवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी निकालनी। इसकी दे रखी डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है और ईएफ की वैल्यू गिवन है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या ले आओ आप, ईबी को इधर ले आओ, डेल्टा एच को इधर ले जाओ। तो ईबी इज इक्वल टू क्या हो गया, ईएफ माइनस डेल्टा एच। यही हो गया कि नहीं हो गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी कितनी है, 70 माइनस डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, माइनस के 22। अरे आ गया नहीं आ गया, तो 70 प्लस क्या हो गया 22, कितना हो गया भैया आपका 92 किलो कैलोरी पर मोल हो गया। ये आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या है भाई,
समझ में आ गई। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा एक टाइप का क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया। सिमिलर क्वेश्चन है कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच की वैल्यू 30 है, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर -30 यूज करेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन की है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी सेम है जो अभी सवाल आपने पीछे करा, होमवर्क है। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो अर्हेनियस इक्वेशन किसमें रिलेशन होता है, के यानी कि आपका जो रेट कांस्टेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन था, वो किसने दिया था, एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम क्या था, अर्हेनियस। और रिलेशन क्या था याद रखिएगा, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। समझ में आ रही बात, वेयर के इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ए क्या होता है आपका अर्हेनियस कांस्टेंट या अर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर पर यूनिट टाइम होता है। समझ में आ रही बात, आर क्या होता है, ई ए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये पूरा का पूरा जो टर्म होती है ई टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी, वो फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल की टोटल फ्रैक्शन कंसीडर की जाएगी। टेम्परेचर आपको मालूम ही नहीं है, आर क्या है यहाँ पर, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ही आपको क्या रखनी है भैया, ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बेसिक फंडा याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या मिलेगी, आपको घटोतरी होती देखने मिलेगी, रेट कांस्टेंट आपको बढ़ता हुआ देखने मिलेगा और रेट ऑफ रिएक्शन आपको इंक्रीज होती मिलेगी। अभी आप बोलोगे सर आपने पीछे बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, बेटा टेम्परेचर से डिराइव नहीं किया मैंने, समझ मारी बात आपको। मैंने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है किसी भी मीन से तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ ये माइनस में है और ये रेट कांस्टेंट है, दोनों के दोनों क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल निकल कर आते हैं। तो ये फंडा आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर टेम्परेचर में क्या ले रहा हूं भैया, बहुत ज्यादा हाई ले रहा हूं, अगर मैं क्या ले रहा हूं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई ले रहा हूं, बहुत ज्यादा हाई लेने का मतलब क्या है कि के बराबर ए क्या आ जाएगा, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, इक्वेशन देखो क्या है हमारा, के इक्वल टू ए टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। अगर मैं यहां से टेम्परेचर क्या ले लेता हूं, बहुत ज्यादा हाई ले लेता हूं, समझ में आ रही बात, बहुत ज्यादा हाई। तो बहुत ज्यादा हाई लेने का मतलब ये हो गया कि आपका जो के है ना, आपका जो के है, के जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो ए के बराबर हो जाएगा। और के ए के बराबर होने का मतलब क्या है, के ए के बराबर होने का मतलब ये है कि जितना भी कोलिजन हुआ है सभी कोलिजन इफेक्टिव है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि जितने बच्चे नीट पे बैठेंगे सबके 720 आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम कहानी क्या है यहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल कोलिजन आर इफेक्टिव एंड प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, यानी कि सभी कोलिजन क्या बनाएंगे, इफेक्टिव होंगे और सभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर बनाने का काम करेंगे। आरी बात में, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हम 0 के बराबर नहीं रखते हैं, ई इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं रखते हैं, तो के ए बराबर आ जाएगा, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चल रहे, ये क्या हो गया भाई, ये रिलेशन है एक्टिवेशन एनर्जी के और आगे कहानी के बीच में। चलिए, ये शायद आपको समझ में ना आ रहा हो लेकिन मैं यूज कर देता हूं, उसे मैं लिख देता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास में क्या है, के ए ई टू द पावर माइनस का ई ए बाई आर टी, ये हमारी क्या है, रेट अर्हेनियस इक्वेशन हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इन दोनों का नेचुरल लॉग लेते हैं, क्योंकि मुझे ई टू द पावर माइनस का ये अपन आरटी को सॉल्व करना है ना, तो ये बन जाएगा हमारा ln ऑफ के इज इक्वल टू ln ऑफ ए माइनस का ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन हमारी ऐसे बनती हुई नजर आएगी। और ln को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, लॉग के अंदर। तो लॉग के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरा फाइनल फॉर्मूला आएगा कि लॉग के इज इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस में क्या आ गया, लॉग बेस 10 में ये हमारा ए आ जाता है। तो ये इक्वेशन हमारी निकल के आएगी। समझ में आ रही बात। अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया भाई। समझ में आ रही बात। जहां पर ये जो आपका स्लोप हो गया ये आपका क्या हो गया, ई ए अपॉन ये आपका एम हो गया। एक्स एक्सिस पर आपके टेम्परेचर हो गया, वाई एक्सिस पर लॉग के हो गया और सी हो गया आपका इंटरसेप्ट। तो ये आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। और अगर आपको लॉग के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ बनाना है तो ये आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिएगा, तो ये तो एक इक्वेशन था, डेरिवेशन था किसका भैया, एक्टिवेशन एनर्जी का। उसके बाद में निकालेंगे, अच्छा ये ना, ये फॉर्मूला आपने क्या रखना है, याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। लॉग के इज इक्वल टू माइनस का ई अपॉन 2.303 आरटी प्लस लॉग ए, ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना। अच्छा विजिबल है कैमरे में, साफ पढ़ पा रहे तुम कैमरे के अंदर? इसमें तो बहुत गंदा है, इसमें तो दिखाई समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है। शायद मैं पास खड़ा इसलिए तुझे विजिबल है भाई, वहां से पीछे से तुम्हें, मतलब तू पढ़ पा रहा आराम से।
हाँ तो मैं पास में खड़ा हूं ना, शायद मुझे इसलिए विजिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है चलिए, टेम्परेचर अगर क्या हो गए भैया हमारे अलग अलग हो गए, ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर अगर क्या हो गए हमारे अलग अलग हो गए, तो उस कंडीशन में आपका जो एक रिलेशन हम यहाँ पर निकाल लेंगे, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके टेम्परेचर अलग अलग है तो उस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होगा 2.303 R T1 अपॉन T1 T2 इंटू अपॉन में T2 माइनस T1 और log K2 बाई K1। ये आपको क्या रखना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके अलग अलग टेम्परेचर पर क्या निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा, समझ में आ रही बात। और अगर log K2 बाई K1 को अगर आपको निकालना पड़ जाए तो E अपॉन 2.303 RT 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, इसी को सॉल्व करके बेटा हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं आपको और आसान बताऊं, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है कि E इक्वल टू 20 T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 log K2 बाई K1। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी फॉर्मूले की, यानी कि टेम्परेचर आपको कुछ भी दे रखा, ठीक है, ये 2.303 R को हमने सबको मल्टीप्लाई करके कितना कर दिया, 20 के बराबर मान लिया, तो 20 T1 T2, देखो ये जो पूरा का पूरा है ना, इसकी जगह पर क्या रख दिया हमने, 20 रख दिया, सॉल्व करने की जरूरत है। तो T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 log K2 बाई K1, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 20 रखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर काम बन जाएगा। अलग अलग टेम्परेचर पर हम ये अरेनियस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है चलिए, अब ये बेटा हमारे पास में कुछ एक क्वेश्चन बचते हैं, इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं, और यही क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या है भाई करने वाले हैं। ठीक चलिए, एक केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन के लिए E की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, E की वैल्यू 0 है, कितनी है, E की वैल्यू 0 है। इक्वेशन लिखो सबसे पहले, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस का EA बाई RT। अभी ध्यान से देखना मेरी बात, बड़े गौर सुनिएगा, एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के लिए EA की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं EA की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 बाई RT पूरी पूरी फ्रैक्शन 0 हो जाएगी, e टू द पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो K बराबर किसके आ जाएगा, A के आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि K की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो 300 केल्विन पर K की वैल्यू, एक मिनट, वैल्यू ऑफ K एट, अच्छा ये 300 केल्विन पर K की वैल्यू क्या गिवन है, ये वाली गिवन है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 310 केल्विन पर आपको क्या करना है, बता देना है। तो भैया दो टेम्परेचर का पूछ रखा। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर आपके भले ही दो टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, समझ में आ रही बात, और एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर ओवरऑल 0 दे रखी है, और K बराबर क्या हो गया आपका, A के बराबर आ गया, दैट मीन्स कि अब आपका टेम्परेचर 300 रखो, 310 रखो, 320 रखो, तो जो वैल्यू K की यहाँ पर मौजूद है वही वैल्यू क्या रहने वाली है, वो वहां पर रहने वाली है, तो सेम वैल्यू रहेगी, इस पर किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रही भाई बात आपकी, क्लियर है, अरे क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल फिर हम करते हैं दूसरा टेम्परेचर पर है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट 500 केल्विन और 700 केल्विन आर 0.02 एंड 0.07 कैलकुलेट E है। दो टेम्परेचर था, अभी मैंने तुम्हें क्या ट्रिक बताई थी कि E इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, 20 इंटू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, अबे यही था क्या है भाई, अबे यही था क्या, और साथ ही साथ क्या था, log K2 बाई K1, अबे यही था है। तो 20 इंटू T1 कितना है भैया तुम्हारा 500, T2 कितना है तुम्हारा 700, 700 माइनस 500 कितना आ गया 200, log K2 कितना आ गया 0.07, K1 कितना आ गया 0.02, पॉइंट से क्या गया, पॉइंट गया, अबे गया नहीं गया, इजी है, आसान है। अब मान लो तुम 2.303 फिर R करते, इसीलिए तुम डायरेक्ट क्या कर लो, ये सॉल्व कर लो, सर जी 2 जीरो से क्या गए, 2 जीरो खत्म, ठीक है, ये 2 से क्या गया 10 बार खत्म, तो क्या बचा, ये 7 पंजे 35 बचा गया, और 1 2 और 1 3, 35,000 ये आपका वैल्यू बच गई, इंटू ये क्या आ गया, इंटू में आ गया log 7 माइनस क्या बन गया, log 2, इसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, log 7 माइनस क्या बन गया, log 2 बन गया, log 7 की वैल्यू 0.84, log 2 की वैल्यू 0.30, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.54 आ गई। अब आ गई क्या, तो ये आ गया 0. इंटू में क्या ले लो, इंटू में 0.54 आप यहाँ पर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये पॉइंट हटा करके आप 1 और 1 2 जीरो यहाँ पर हटा दो, तो ये हो गया 350 इंटू में क्या बन गया, ये आपका 54, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात आपके, अरे क्लियर है भाई, बोलो समझ में आई कि नहीं है बात। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है, कितनी आ जाएगी 1823.8, क्या आ जाएगी भैया निकल के
1823.8 जूल पर मोल, इस तरह से आपकी क्या निकल जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। अब अगर मान लो आप इसे 2.303 इंटू आर करते 8 करते तो भाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती, या नहीं मानते? तो इस चीज को आपको क्या रखना है भाई, इस चीज को ध्यान रखना है। अगला सवाल क्या है, इफ अ कैटलिस्ट ड्रॉप्स द ईए, इफ अ कैटलिस्ट, अगर एक कैटलिस्ट ड्रॉप करता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 80 किलो जूल टू 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही, कहां से कहां पर चेंज हो रही भैया, 40 से आप 80 से आपके 40 की तरफ को हो रही, समझ में आ रही बात। इफ अ कैटलिस्ट ड्रॉप द ईए ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 80 किलो जूल टू 40 किलो जूल पर मोल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट ऑन द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आपको क्या निकालना है, K2 बाई K1 की वैल्यू आपको यहां पर निकाल के चलनी है। तो ये आपको क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा। समझ में आ रही बात आपकी भैया? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो आपको ये होमवर्क रहेगा, सवाल आपको घर से करके लाना है। उसके बाद में आ गया था रेट ऑफ रिएक्शन। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है ये रहा, ठीक है। अब तो आगे के सवाल सारे सारे सही है। रेट ऑफ रिएक्शन है ट्रिपल हो रही कब, जब टेम्परेचर कितना है आपका, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं 20 डिग्री से 50 डिग्री में, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आपको घर से करके लाना है, यानी टेम्परेचर गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, कैलकुलेट करके लानी है, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला सवाल आता है द रेट कांस्टेंट K1 K2 400, ये भी आपको घर से करने के लिए होमवर्क है। और इसी के साथ में बेटा हमारे क्या होते हैं, ये चैप्टर हमारा क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। समझ में आ रही बात? तो ये कोलिजन थ्योरी वाला लेक्चर था, जिसको आप देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आता 2 बार देखो, 2 बार नहीं आता 3 बार देखो। तो कल मैं आपको PYQ कराऊंगा, पिछले 5 साल के नीट के अंदर कैसे PYQ आए हैं, समझ में आ रही बात? तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि वहां पर हम काम कैसे करेंगे भाई, ठीक है, क्लियर है बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? और इसी के साथ हमारा आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।